सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है तो उसमें 2024 सेट नंबर 5 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो जिस सेट का आप हल देखना चाहते हो तो उसी सेट का कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास हम भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मासा हो जाएगा 26। ठीक, कितना हो जाएगा सब 26। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं वो भी आपको बता देंगे। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, तब आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखो, सहभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है? ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो। ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो सहभाज्य युग्म कहलाता है। समझिए भाई, देखो ये दोनों संख्या हमारी 2 से कट जाएंगी तो इनका मासा 2 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ पर मासा 1 होता है वहीं पर हमारा सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखो 31 सेकंड 31 31 3 93, ये दोनों 31 से कट जाएंगे। अब ये दोनों 7 से कट जाएंगे, यानी जो ना कटें, ये 7 से कट जाएगा, ये 31 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। और ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटेंगे, ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटेंगे, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इसको एक हल कैसे, प्रश्न नंबर 1 को हल कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, प्रश्न नंबर 1 हल करके दिखाते हैं आपको। प्रश्न नंबर 1 एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी संख्या हमारी 156 है और मासा तो पता नहीं, लेकिन लासा 156 है। तो बेटा 156 तो 156 चला जाएगा, तो बस मासा बराबर निकलेगा हमारा 26। ये आंसर आ गया। और प्रश्न नंबर 2 तो आपको बता ही चुका हूं, तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। अब आप लोग प्रश्न नंबर 3 है, 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी। तो सूत्र होता है हमारा √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए, x1 का मान 5 और x2 का मान 12 है, तो प्लस 12 हो जाएगा। ये 5 + 12 लिखा हुआ, ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह, y1 का मान 0 और y2 का भी मान 0। तो ये 0 से कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 5 17 का वर्ग। ठीक, ये 0 चला गया, इस 2 से ये रूट चला जाएगा, तो 17 मात्रक हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका विकल्प नंबर डी पे आप लगा लीजिए टिक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको, प्रश्न नंबर 4 आ गया, जिसको 35 56 और 91 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो प्यारे बच्चों, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए निकालते हैं लासा। तो इसका लासा निकालेंगे पहले हम। तो इसमें 7 का भाग लगा दो, तो 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56 और 7 एकन 7, 7 तियां 21। अब यहाँ पे भाग किसी का नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे लासा चालू कर दीजिए। लासा बराबर 7 × 5 × 8 × 13। तो 8 पन्ना 40, तो ये हो गया, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 4 गुणा करिए, 4 एकन 4 और 4 नेम 36 और ये 0। अब प्रश्न कह रहा है से प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे, तो बेटा 7 लास्ट में लासा में जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 36 47। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप विकल्प नंबर सी पे लगा लीजिए टिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 कैसे हल करेंगे उसको। देखिए अगर हम जल्दी करें तो बेटा वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 5, इसको देखिए। यहाँ पे कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो देखिए 8 के 15 गुणज, 15 तो एक बढ़ा के लिखिए 16 और बटा 2। एक बार फिर समझिए, 8 के 15 गुणज, तो 8 गुणा 15, तो गुणज में एक बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ 15 गुणज में 16 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 10 होते तो 11 लिखते, अगर यहाँ पे 20 गुणज होते तो यहाँ पे 21 लिखते, और बटे में 2 हमेशा रहेगा। करिए इसे, 2 एकन 2, ये हो जाएगा हमारा 4। तो 15 चौकू 60 और गुणा 16 और 16 छक्का 96, तो इसका आंसर आ गया 960। करो भाई जल्दी से। प्रश्न नंबर है घाघड़ी, उसको वो छठा नंबर उसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0। एक मूल -2 है, एक मूल -2 तो p का मान ज्ञात करिए। तो x बराबर 2 लगा दीजिए। ठीक है, x बराबर -2 रखने पर x की जगह पे -2 लगा दीजिए। तो -2 का वर्ग और +2 गुणा -2 - p बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये प्लस -4 हो जाएगा। प्लस -4 2 दूनी 4 और -p बराबर 0। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो -p बराबर 0, तो -p बराबर OP बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह हटा देते हैं। तो इसका विकल्प नंबर हो गया हमारा A सही हो गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है एक अक्ष पर स्थित। तो पहले एक अक्ष के निर्देशांक पता होने चाहिए आपको। एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक बेटा होते हैं x, 0 और y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y। ठीक है, देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में, यानी कि यहाँ और शब्द तथा शब्द लिखा होता है वो किनारे पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा एक अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 समदूरस्थ है, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो सबसे पहले ये काम करेंगे। यहाँ पर A, यहाँ पे कर लो B, यहाँ पे कर लो P। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द या तथा शब्द लिखा होता है वो किनारे पर रहते हैं। 5, -2, -3, 2 और यहाँ पर ये x अक्ष। ठीक, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है। प्रश्न कह रहा है x अक्ष के निर्देशांक, तो x अक्ष के निर्देशांक ये लिखे जाएंगे x, 0। तो हमें इसका निर्देशांक यानी x का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर, फिर लिखेंगे PB बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी लगा दीजिए। तो सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, AP। तो यहाँ पे AP इसके बिंदु क्या हैं, 5, -2 और x, 0। इसी प्रकार यहाँ पर x, 0 -3, 2। बेटा ये वाले बिंदु इधर लगाने और ये वाले बिंदु इधर लगाने। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडररूट नहीं लगाते हैं। तो x1 का मान 5 और x2 का मान x का होल वर्ग प्लस y1 का मान -2, y2 का मान 0 से मत लिखो। अब इधर आ जाइए, x1 का मान x, x2 का मान -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान 2 और इसका होल वर्ग। तो यहाँ पे a - b का होल वर्ग खोल दीजिए, तो जाएगा 25 + x² - का 10x
और ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6x और ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये माइनस का 10x इसको दिलाओ तो माइनस का 6x हो गया बराबर 9। ठीक है, इसको दिल जाओ तो माइनस का हो जाएगा ये 25। तो जब इससे ये तो हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 16x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 16 बचेगा, तो ये माइनस 16 से माइनस 16 चला जाएगा, तो x बराबर 1 बचा हुआ है। x बराबर 1। तो हमने जो x अक्ष के निर्देशांक हमारे ये हैं, तो नई लाइन से लिखना x अक्ष के निर्देशांक बराबर x अक्ष के निर्देशांक बराबर हमारे हैं x, 0। तो प्यारे बच्चों x का मान हमने 1 निकाला, तो 1, 0। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 1, 0 कहाँ पर मिलेगा हमें? डी वाला सही है। अब इसका आंसर देख ले जाके उधर हम क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 का डी, हाँ सही है हमारा, यही इसका आंसर सही हो जाएगा 1, 0। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए फिर यहाँ से आप। अब आप लोग लिखिए प्रश्न नंबर 8। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले बेटा इसका सीखिए बेसिक। तो बेसिक में मूलों की प्रकृति आप हेडिंग लिख लीजिए, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति नंबर 1, जब d का मान 0 निकले, जब d का मान 0 निकले तो लिखेंगे मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग लिखिए, जब d का मान धनात्मक मिले, d का मान धनात्मक, तो मूल वास्तविक तथा असमान। नंबर 3 डाल के लिखिए, जब d का मान माइनस मिले, जब d का मान -5, -6 ऐसे अगर कोई संख्या आएगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जब d का मान 0 होगा तो ये वाली हिंदी मिलेगी। जब d का मान प्लस में होगा, जैसे कि d का मान 10 निकला, 15 निकला, 20 निकला, 30 निकला, तो d का मान प्लस निकलेगा, तो ये वाली हिंदी होगी। और d का मान माइनस निकला, जैसे -4, -5, -6, तो ये वाली हिंदी होगी। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है प्रश्न में। ठीक है, इसको साइड पे लगा दें, वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिए इसको। चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर 8 में है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति बतानी है। चलिए समझिए। तो यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान -5 है, c का मान 4 है। तो सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। b का मान -5 का वर्ग 4, ठीक, a का मान 2 और c का मान 4। एक बार फिर समझिए, b का मान -5, 4 ये लिख दिया, a का मान 2 और c का मान 4। तो बेटा ये तो बन गया 25 और -4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे कितना बचेगा? -7 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब -7 बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, जब d का मान माइनस निकलता, हम ये बता चुका हूँ, d का मान माइनस निकलता तो लेकिन कोई वास्तविक मूल नहीं है, या इसकी एक और हिंदी होती है कोई काल्पनिक मूल नहीं है। ठीक है, कोई काल्पनिक यानी मूल काल्पनिक है। ठीक है, ऐसे करके मूल काल्पनिक, ऐसे लिखिए, मूल काल्पनिक है। ठीक, इस प्रकार। तो देखो कौन सी हिंदी सही है हमारी। तो देखो पहला वास्तविक तथा समान, ये गलत, वास्तविक तथा समान ये भी गलत। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर कैसे हल करेंगे। ये हल करने की जरूरत नहीं, बस खाली समझ लो इसको। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं
दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हैं। संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। तो देखो, इसके संगत कोण बराबर और यदि संगत भुजाएं समानुपात में हो, ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बेटा उसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिए। तो इस वाली आकृति में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये दोनों होती हैं हमारी समांतर भुजाएं। कितने समांतर भुजाएं होंगी, ठीक। अब इसको लिख के दिखा देना कैसे हल करते हैं। तो इसको अनसोल्ड को 60 पे लगा, तो प्रश्न तो आपने देख ही लिया, लिख लिया करो प्रश्न। तो यहाँ पर एक बनाना है हमें चित्र। तो इस प्रकार इसको यहाँ से मिलाया और इसको हमने यहाँ से मिलाया और इसका नाम है ए बी, फिर यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब ये वाला कोण है हमारा 70 का, ठीक है, और ये हमारा है 125 का। यहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो विकल्प में आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये वाली भुजा समांतर होती है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा 70 का है तो ये भी 70 का होगा, ठीक। अब आ जाइए इधर, ये कोण हमारा 125 का, तो जब ये वाला 125 का है तो इस पूरे कोण का योग 180 अंश होता है। इस पूरे कोण का योग 180 अंश होता है। तो जब ये 125 का ये हो गया तो ये वाला बचा 55 का। कितने का? 55 का बचा हुआ है। अब और समझिए, अब इन दोनों कोणों का यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो पता ही है आपको। तो इन दोनों को जोड़ के यानी 55 और 70 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 125। कितना आएगा? 125। 125 180 में घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 55 अंश का। तो ये वाला आंसर बेटा जो कोण निकलेगा वो 55 अंश का निकलेगा। तो विकल्प नंबर हमारा कहाँ चला गया यार? ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मान लो लिखने के लिए जाए 3-4 नंबर में तो कैसे लिखना है उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ये दिया हुआ, ठीक है। और इसमें और कुछ है, कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर है हमारा 70 अंश, और ज्ञात करना है कोण ए बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे हल। चलिए समझिए। अब प्यारे बच्चों पहले यही कोण ले लीजिए आप। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण सी ओ बी और प्लस कोण बी ओ ए या ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो ये वाला 125 का 125 प्लस कोण ये तो पता ही नहीं है, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। इसको उधर भेजिए, तो कोण ए ओ बी बराबर निकलेगा 180 माइनस 125। कोण ए ओ बी बराबर ये हो जाएगा हमारा 55 अंश, इस प्रकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कोण बना हुआ है ये वाला कोण कितने का हो गया? 55 अंश का हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाली रेखा इसके समांतर, तो यहाँ पे लिखना है हमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और सीधी बात, ये समांतर लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये संगत क्या नाम है, ये संगत कोण बराबर होंगे। तो ये 70 है तो ये 70, ये वाला मत कर देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 70 का हो जाएगा, या समांतर के हिसाब से लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो
ये जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बेटा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये भुजा और ये भुजा इसके समांतर होती है, और ये हमने तिर्यक रेखा ले ली, तो ये कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ODC और बराबर कोण OBA और बराबर 70 अंश। ठीक है, ये कोण कैसे हो जाएंगे? एकांतर अंता कोण हो जाएंगे, एकांतर अंता कोण हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है? ये वाला त्रिभुज लेना हमें। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और भाई ये वाला 55 का मिल गया, ये 70 का मिल गया, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो त्रिभुज AOB में तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो A का मान कितना है? 55 है। अरे वही A का मान बाद निकाल दिया था, पहले हमने A का मान नहीं दिया हुआ, तो A को ऐसे लिख दीजिए, और इसका मान है O का मान है 55 अंश और प्लस इसका मान है 70 बराबर 180 अंश है। तो कोण A बराबर है हमारा ये 125 हो जाएगा, तो 180 माइनस 125 हटा दीजिए, तो कोण A बराबर निकलेगा 55 अंश का। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। और हल करने के लिए आया तो आप हल ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, विकल्प में आ जाए तो वो आपको बता चुका हूँ विकल्प में कैसे करना है। चलिए बजिंदे से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखो एक मान ऐसा बताइए, कि दोनों मान बराबर हों, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। अच्छा ये बताओ, जो विकल्प नंबर पहला है हमारा, अगर यहाँ पे 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन वो cos 60 का मान 1/2 होता, बराबर नहीं होंगे। तो वो मान कौन सा है? तो 45 अंश का। तो थीटा बराबर 45 निकाल दीजिए सीधा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो विकल्प नंबर बी पे लगा लीजिए टिक। प्रश्न नंबर 12 देखिए। 12 में लिखा हुआ है साइन 15 अंश और बटा कॉस 75 अंश, ये है। तो यहाँ पे क्या करना है? साइन 15 है ना, तो इसको 90 में से घटा के लिखेंगे, साइन 90 माइनस 75 इस प्रकार, और बटा कॉस 75। और देखो इस प्रकार की कोई भी सवाल आ जाए उसका मान 1 होता है। तो साइन, ये साइन है, साइन बन जाए कॉस, तो कॉस 75, ये कॉस लिखा हुआ, बटा कॉस 75, कॉस से कॉस चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। नंबर है हमारा 12-13। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 0। अब प्यारे बच्चों, ये 0 कब होता है? आपको पता होना चाहिए ये 0 कब होता है। देखो, अगर हम थीटा की जगह 45 लगा दें, अगर हम थीटा की जगह पे 45 लगा दें तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। अब जिसका जो मान पूछा वो देखिए, साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस पे घात 4 थीटा, इसका मान पूछा है। तो थीटा बराबर 45 है, तो थीटा की जगह 45 लगा दीजिए। तो साइन 45 पे घात 4 ऐसे करके, प्लस इसको हल करना है कॉस 45 पे घात 4, साइन 45 का मान 1/√2 पे घात 2 4 रहेगी, प्लस 1/√2 पे घात 4 ऐसे करके। अब यहाँ पे इसका मान 4 बार ज्ञात करना है, तो वो थोड़ा अलग बता दूं मैं आपको। 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2। तो ऊपर तो एक ही रहेगा, √2 में √2 का 2 में करेंगे 2 बन जाएगा, फिर √2 का करेंगे 2 बन जाएगा, फिर 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो 1/4 निकलेगा इसका आंसर, 1/4 और प्लस 1/4। अब इसके बाद हर समान है, तो जब हर समान होते तो 1 और 1 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4,
तो इसका आंसर निकलेगा 1/2 पे लगा लीजिए आप टिक। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। चलिए भाई 14 नंबर देखिए, 14 नंबर कैसे करेंगे अब हम। आ गया प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेके प्लस tan a, इसके बाद है 1 माइनस साइन ए। तो सेके को लिखा जाएगा 1/cos ए और tan को लिखा जाएगा साइन a/cos ए। फिर अगले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए। इसके हर समान है, तो जब हर समान है तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। उसके बाद 1 माइनस साइन ए। अब प्यारे बच्चों ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो एक कॉस से कॉस चला जाएगा, कॉस ए बचेगा। लगाओ टिक, कहाँ पर है ये? डी पे लगाओ टिक जल्दी से। ठीक, डी पे लगाओ, आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए 15 कैसे हल करते हैं इसको। 15 देखिए, चित्र में ही, किताब में, अनसोल्ड में ही देख लीजिए, देखो समझो। तो प्रश्न कह रहा है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P से देखने पर तो अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि A और P से बिंदु O देखा गया तो अवनमन कोण ज्ञात करना। अब समझिए भाई बात को हमारी कैसे हल करना है इसको। देखो यहाँ पर ये हमें क्या ज्ञात करना? अवनमन कोण ज्ञात करना। देखो समझो, तो बेटा ये वाला कोण कितने का? 45 अंश का ये। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ पर भी चित्र बना के दिखा दें आपको, ठीक है? अनसोल्ड में कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए समझिए, एक चित्र ये है हमारा, ऐसे करके है। एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है। यहाँ पे लिखा हुआ O, यहाँ पे लिखा हुआ B, यहाँ पे लिखा हुआ है Q, यहाँ पर P, यहाँ पर A। और ये वाला कोण है हमारा 60 अंश का। समझिएगा ध्यान से आप लोग, देखो। और ये पूरा 45 का है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा देखो, यहाँ से देखो यहाँ तक 45 है, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो 45 का होगा। कितने का होगा? ये वाला 45 का होगा। तो पहले 45 लिख दो। फिर इसके बाद यहाँ से जब ऐसे करके यहाँ से मिलाएंगे तो ये पूरा कोण 90 अंश का होता है। ये पूरा कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। और 90 अंश में ये 60 अंश दिया हुआ नीचे, तो ये कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए, ठीक। तो आंसर आ गया 45 का हमारा 60। तो विकल्प नंबर बी पे लगा लीजिए आप टिक, ठीक। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, ये तो था 15। अब 16 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 16 है, देखो एक समकोण त्रिभुज बनाना है पहले हमें। अब प्रश्न कह रहा है कोण सी समकोण, तो सी यहाँ लिख लो, ये तो हो गया 90 अंश। तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो C और यहाँ लिख लो B, ठीक है। तो कह रहा कोण सी समकोण है। फिर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका होता है? 30 का होता है ना। तो tan A बराबर tan 30, तो tan से tan चला जाएगा, तो A बराबर 30 अंश निकलेगा। यानी कोण A का मान कितना निकला? 30 अंश निकला। अब समझिए भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90, 30, 120, तो ये हो गया। तो ये वाला कोण बचेगा 60 का। 120 और 180 में से 120 घटाएंगे तो ये वाला कोण 60 का बचेगा। यानी यहाँ पे सभी मान मिल गए हमें। कौन कौन से मान मिल गए हैं? यानी A बराबर हमारा 30 अंश है और B बराबर हमारा 60 अंश है। तो जो हमसे मान पूछा गया है sin A cos B प्लस cos A sin B, ये हमसे मान पूछा गया। तो मान हमने सब निकाल लिए। A की जगह पे 30 लगा दो, B की जगह पे 60 लगा दो। तो ये बन जाएगा sin 30 cos 60 प्लस
cos 30 और sin 60। sin 30 का मान 1/2, इसका भी मान 1/2, प्लस cos 30 का मान √3/2, इसका भी मान √3/2। तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब इसके हर समान है, तो जब हर समान है 3 2 5, 5/4। तो कहाँ पर है इसका आंसर यार? हो गया गलत कहीं पर। ए का मान 30 निकाला हमने, ठीक है। जब ए का मान 30 निकला तो ये 120 हो गया, 60 बचा हुआ है। तो ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 60। ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60। ए बी 30 60, ठीक। कहाँ पे गलती हुई होगी देख रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। अरे हाँ, ये सही तो है, 1 एकन 1 होगा ना यार, 1 एकन 1। अब इसके हर समान है तो 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 4 कट जाएगा तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो इसका विकल्प नंबर सी पे सही हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए ठीक जल्दी से। प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 17 देखिए। अब आप 17 नंबर में करने वाले हैं। अब हम एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, तो बेटा त्रिज्या जो होगी r का मान हो गया r। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एक चीज याद रखिए, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, यानी 1 मिनट में बना कोण। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट में बना कोण अर्थात थीटा बराबर 6 अंश होता है। मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 अंश का होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। r का मान r है, थीटा का मान 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r² थीटा बटा 360। तो r चलो बड़ा r बना दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो पाई r² बड़ी r की जगह पे छोटी r लगा देना, और थीटा का मान 6 है और बटा 360। हटाओ इसको, 6 बार जाएगा। तो पाई r² बटा 60 वर्ग इकाई, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला, सही हो जाएगा। चलिए भाई, इस प्रश्न के बाद है प्रश्न नंबर हमारा 18, उसको भी देख लीजिए, इतने में ही काम हो जाएगा। 18 कह रहा 1 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 1/2 है, और व्यास को 2r लिखा जाता है तो 1/2, तो ये r बराबर हो जाएगा 1/4 इतना। तो यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका सूत्र होता है 3 पाई r² होता है, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो r की जगह पे हमें 1/4 लगाना है, तो 3 पाई और r की जगह पे 1/4 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 1/16। तो इसको हल करना हमें, तो हो जाएगा 3 पाई और बटा 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प होगा? तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बेटा बी पे लगा लीजिए टिक, ठीक, 3/16 पाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 19, इसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर है 19, इतने में आ जाएगा, यहीं पे लगा दें।
प्रश्न नंबर 19 से किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः इतने इतने हैं, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका लिए एक सूत्र होता है हमारा माध्यक, वो 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक, मान लगा दीजिए 3 गुणा, तो माध्यक इसका है हमारा 25.8 बराबर बहुलक तो पता नहीं, प्लस 2 गुणा और माध्य कितना है 26.1, गुणा करिए 8 3 24 के 4, यहाँ से लगी 2, 5 3 15 2 17, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 5 3 15 15 2 17 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, और यहाँ पे दशमलव के पीछे 1 अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव इसका बराबर बहुलक। इसमें 2 का गुणा करिए, 2 एकन 2 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे लग जाएगा इसका दशमलव। इसको उधर भेजिए, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो 77.4 माइनस 52.2 और बराबर बहुलक। ठीक, घटाइए तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 7 में से जाएगा 2 तो 5 बचेगा ये। ठीक, तो बेटा इसका जो बहुलक निकला हुआ है 25.2। ठीक है, 25.2, तो आप सी पे लगा लीजिए टिक। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अब आप। तो प्रश्न नंबर 20 है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे लिखो केंद्रीय परिवृत्त की माप। केंद्रीय परिवृत्त की माप किसके द्वारा निकालते हैं? देखो, बारंबारता और माध्य द्वारा निकालते हैं। बारंबारता माध्य द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ से हम खंड बा चालू करने वाले हैं। खंड बा और प्रश्न नंबर 21 का यानी 2 संख्याओं का मासा 9 है तो लासा कितना होगा ये बताना। तो देखिए इसके लिए हमारा सूत्र होता है, वो आपको बता दूंगा अगर याद हो तो। मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब मासा कितना है? मासा 9 है तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए, और लासा पता नहीं। और पहली संख्या 99 तो यहाँ पे 99 लगा दीजिए, और दूसरी संख्या है 153 तो 153 लगा दीजिए। अब ये 9 1 9 और 9 1 9, 9 1 ये कट जाएगा हमारा। लासा बराबर 11 3 33, 11 3 33 की 3 हाथ से लगी 3, 11 पन्ना 55, 55 और 3 58 हासिल 5, 11 1 11, 11 5 16, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अगला देखिए, अब हमारा खा खरगोश। खा खरगोश यहाँ पे दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 -1 और बराबर है cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। चलिए समझिए भाई। तो पहले बच्चों cos 45 है ना, cos 45 का मान होता है हमारा 1/√2। तो पहले तो 2 लिखेंगे और इसका लिखेंगे 1/√2 पे घात 2। भाई cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसके ऊपर घात 2 लिख दो, घात 2 लगा दी, -1 बराबर cos थीटा। तो ये 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 - 1 बराबर cos थीटा, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा cos
यानी जीरो पर लिख लीजिए, ठीक है, जीरो। देखो ये कॉस को हमने तो लिख दिया, इधर जीरो बचा हुआ है। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस में ही देखिए जीरो किसका होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा जीरो किसका होता है ये देखना है हमें। तो कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो कॉस से कॉस चला जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। एक बार फिर समझ लीजिए। देखो हमने cos 45 का मान लगा दिया। cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका वर्ग कर दिया। तो जब वर्ग करेंगे तो एक का ये तो पहले 2 लिख दिया, एक का 1 रहेगा और इसका अंडर हट जाएगा, फिर 2 से 2 काट दिया तो 1 - 1 0 हो गया बराबर cos। तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0। तो cos में ही देखिए 0 किसका होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो इसको cos 90 लिख दिया। तो फिर ये cos से cos चला जाएगा, थीटा बराबर 90 निकल के आ जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए, गा गमला। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु 4 का मा 22, 12 का मा 3 के बीच की दूरी 10 बाई है। ठीक, वो 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, अंडर x1 - x2 का होल वर्ग, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब बीच की दूरी हमारी 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा देंगे बराबर अंडर x1 का मान 4 है माइनस x2 का मान 12 है, y1 का मान 22 है, y2 का मान 3 है। यहाँ पर बचेगा हमारा 8। अब नई लाइन से क्या करेंगे, इधर से अंडर हटेगा तो उधर घात लग जाएगी, 10 पे घात 2 और बराबर ये बन जाएगा 64 और प्लस y - 3 का होल वर्ग। अब 64 को उधर भेजेंगे, जब 64 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो हमें लिखना है ये तो 100 बन जाएगा, 100 - 64, तो यहाँ पर 36 बचेगा। इस प्रकार अब इधर से घात हटाएंगे, तो जब इधर से घात हटाएंगे तो उधर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे हम। अब दूसरा पेज लगा लें, इधर से घात हटाएंगे तो इधर अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, तो y - 3 बराबर अंडर रूट 36 और इसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी लगेगा, तो y - 3 बराबर प्लस माइनस 36 को 6 लिखा जाएगा, इस 3 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा प्लस - 6 और प्लस का 3। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का चिन्ह, पहले प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 + 3, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 9। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब इसका माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे जो प्लस माइनस 2 चिन्ह है ना, तो माइनस लिखा जाएगा, तो y बराबर माइनस का 6 और प्लस का 3, तो y बराबर माइनस का 3। यही दोनों आंसर आ गए, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब आप। इक्कीस का घाघड़ी, बिंदु x का मा 22 और बिंदु 3 का मा 6 और -4 का मा 6 से समदूरस्थ है। जो x y है ना, x y
जो बेटा हमारा एक्स वाई है वो 3,6 और -3,4 से समदूर स्थित है, ठीक है, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, वाई। देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है ये दोनों बिंदु किनारे पे होते हैं हमारे, ये ध्यान रखिए आप। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा तो ये दोनों किनारे पे, वो ये वाला हो जाएगा बीच में। तो प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिख लो पी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर, फिर लिखेंगे बी पी के बीच की दूरी या पी बी तो बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो बेटा अंडररूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए पी लिखा हुआ, ए पी के बिंदु ये वाले लिखे जाएंगे, 3 है पहले, 3 कामा बाई और x कामा बाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे x कामा बाई -3,4। ये वाले बिंदु इधर लगाने और ये वाले बिंदु इधर लगाने हैं। x1 का मान 3 और x2 का मान x है, ठीक है, प्लस y1 का मान 22 या 6 है यहाँ पर, y1 का मान 6, y2 का मान 22 बराबर x1 का मान x और x2 का मान -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y1 का मान 22, y2 का मान 4। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगा दीजिए, a माइनस बी का होल वर्ग, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -6x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 12y, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा और ये 3 पे घात 2 9 है ना, ये 9 से 9 कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं कटेगा तो पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का 6x, ये हो जाएगा 36 माइनस का 12y, इधर 6x प्लस 16 माइनस का 8y बचा हुआ। अब इस 6x को उधर ले आओ तो माइनस का 6x फिर माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y, इसको दिलाओ तो प्लस का 8y हो जाएगा बराबर 16, इसको दिले जाओ तो प्लस का 16y पर लिख लिए, सॉरी ये 16। अब ये 36 को उधर भेजिए तो ये माइनस का हो जाएगा, करिए से तो माइनस का 12y और ये माइनस का 4y बचेगा और बराबर इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। अब यहाँ से माइनस यार यहाँ पर x होगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस का y और बराबर हो जाएगा माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस y बराबर 5। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए।
अब प्रश्न नंबर है हमारा 21 का 5वां, उसको देख लीजिए आप। यहाँ खाली ये प्रश्न क्या करा जाए, ध्यान समझिएगा आप लोग। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या यानी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी h बराबर है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लगा दीजिए सूत्र। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान लगा दीजिए। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 और गुणा 3.5 और h का मान है 12। अब देखो इसका दशमलव हटा दो, नीचे 10 का भाग लगा दो, दशमलव हटा दो, नीचे 10 का भाग लगा दो, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो बचा हुआ 1/3 गुणा 22/7 और गुणा ये 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 और गुणा 12। तो पहले बच्चों ये 7 से 7 चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो हमारा कितना 3, एक काम करो पहले ऐसे लिख लो, ये 22 तो ये बचा हुआ है गुणा 7 बटा देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे करके और गुणा 12, 12 से 12 कट जाएगा। तो 22 सत्ते 154 होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बारीकी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए। 4 चम्मच में माध्य ज्ञात करना है इसका। किसका है 4 चम्मच। तो ये हमने प्रश्न नंबर 4 की बना ली टेबल। अब इसमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बारंबारता को लिखा जाता है f से, यहाँ पे f लिख लो, और मध्यमान को लिखा जाता है x से। अब यहाँ पे जब मध्यमान बनाते हैं इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यानी मध्यमान इन दोनों को जोड़ के निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो 10-10 का अंतर है, तो उसमें 10-10 जोड़ दीजिए। 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25 और 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला कॉलम बनेगा x इंटू एफ का, तो इन दोनों गुणा करके लिखेंगे। तो 5 तो ये 15 तो ये 150 हो जाएगा। अब ये 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 4 31, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 चौक 28, 3 31। एक बार गुणा फिर देख लें हम। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगी 4 और 9 3 27, 27 4 31 सही है। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3 और 7 चौक 28, 3 31 सही है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा एफ, इसे जोड़ना है हमें। देखो बेटा ये कितना हो गया 20, 20 ये 10, 30, 30 10 40, इसको जोड़ना है। इसके जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर जोड़िए 5 5 10 15 20 हासिल 2 2 9 2 7, 2 यहाँ रख दो 14 14 15 16 17। अरे भाई 2 यहाँ रख दो, हासिल लगी 17 हो जाएगा। और सॉरी 2 यहाँ रखेंगे 5 2 7 और 7 7 14, 14 15 16 17 सही है। हासिल लगी 1 1 यहाँ रख दो तो 3 और ये हो जाएगा हमारा 9 9 और 1 10, ऐसे करके। अब यहाँ पर समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ।
सिग्मा एक्स एफ का मान कितना है 10 70 बटा इसका मान 40 है। 0 से 0 काट दो, 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 4 छंग 24, 3 बचा हुआ है, यहाँ रखो दशमलव में बड़ा 0, 4 सत्ते 28, 2 बच गया 0, 4 पंजे 20 कट गया पूरा। तो जो इसका आंसर निकलेगा 26.75, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए भाई जल्दी से कर लीजिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का उसको देखिए। बाईस का यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे इसके बराबर कर लेना 0। तो पहले समीकरण को सही लिखेंगे, x² + 7x + का 12 और बराबर 0। तो इसके प्यारे बच्चों में काट देने गुणनखंड है। तो देखो 12 एकम 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड काटिए कि जोड़ने पे 7 मिले, तो 4 तो ये 12। तो यहाँ पे लिखना x² + का x 4 + 3 और प्लस का 12 बराबर 0। तो x² + x का अंदर गुणा करेंगे तो ये 4x + का 3x और प्लस का 12 बराबर 0। और देखिएगा इसमें से x कॉमन लेंगे, जब हम x कॉमन लेंगे तो x + 4, यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा तो x + 4 हो जाएगा बराबर 0। तो x + 4 और x + 3 और बराबर 0। तो x + 4 बराबर 0, 4 को उधर भेजिए तो x बराबर हो जाएगा -4 नई लाइन से। x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा। एक आंसर ये आ जाएगा। तो दो लाइन से लिखना मूल लिख दो, चाहे शून्य लिख दो, एक ही बात है। मूल हमारे पास कितना -4 -3, एक तो आंसर ये आ गया हमारा। अब इसकी जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए इनको अल्फा बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर -4 कर लीजिए और बीटा बराबर -3 कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखनी है जांच। जांच के लिए प्रश्न को दोबारा लिखा जाएगा। तो x² + का 7x + का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर 12 हो जाएगा। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है मूलों का योगफल, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। और अल्फा का मान यहाँ पे -4 है, बीटा का मान -3 है, तो -3 लगा दीजिए बराबर -b का मान 7 है और a का मान 1 है। तो -4 -3 तो -7 बराबर -7, और ये वाला 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक, ये वाली इतनी जांच हो गई। अब इसके बाद गुणनफल लिखेंगे हम। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। अल्फा का मान -4 और बीटा का मान -3 बराबर, और सी का मान कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 लगा दीजिए और ए का मान 1 है। तो माइनस प्लस 4 12 और बराबर 12। तो देखो हमने बेटा जांच की तो योगफल भी बराबर निकला और गुणनफल भी बराबर निकला। ठीक, यही हो गया प्रश्न की जांच और प्रश्न पूरा हो गया कंप्लीट। अब इस प्रश्न के बाद चलेगा हमारा गा वो खा खरगोश आएगा। बाईस का के बाद चलेगा 22 का खा। इसको देखिएगा आप लोग। बाईस का खा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब इनके वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस y² बराबर कितना है, 180 है। फिर प्रश्न ये कह रहा है, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, इस प्रकार ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब ये y² का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y² की जगह पे 8x यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 8x बराबर 180। अब 180 को उधर ले आइए, तो x² माइनस 8x ये माइनस का 180 बराबर 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो, 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 8 मिले, तो ये हो जाएगा 18 धाम 180। तो x² माइनस यहाँ पे x, तो 18 माइनस 10 माइनस का 180 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे, तो ये 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, x का मान लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 का मान लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, 18 को उधर भेजिए, तो x बराबर 18। ठीक है, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10। तो ये वाला बेटा उत्तर अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 18। तो एक आंसर तो निकल गया बड़ी संख्या। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 18 है तो 2 में लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा y² बराबर 8 गुणा 18। तो y² बराबर 18 ठीक से 44 होता है। इधर से घात हटेगी, या एक काम करिए y² बराबर ये 12 का वर्ग होता है, तो घात से घात कट जाएगा, तो y बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला, एक 18 निकला और एक 12 निकला है। तो 18 का 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई इसको भी खत्म कर लो जल्दी से। अब आ जाओ प्रश्न नंबर गा गमला। प्रश्न नंबर है हमारा 21 का गा। बाईस का गा है। ठीक है, चलिए समझिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। समझिए। तो पहले एक बनाना वृत्त, प्रकार से बनाना है, हाथ से खींच दो आप, और वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे कोई P। ठीक, ऐसे करके अब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक बेटा ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक, और एक ये स्पर्श रेखा है। ठीक, यहाँ से तो ये वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से देखो ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु। ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो बेटा ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। ठीक, इसको यहाँ से मिलाएगा तो ये कोण 90 अंश का बनेगा। इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये कोण 90 अंश का बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए O, यहाँ पे लिख लीजिए A और यहाँ पे लिख लीजिए B। तो चित्र बन गया। तो इसमें लिखेंगे दिया है
दिया है AP तथा BP, AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, ये क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो नई लाइन से ना सिद्ध करना है कोण AOB, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश सिद्ध करना है। चलिए समझिए। तो पत्र में लिखेंगे, देखो ये हमारा लंब होता है, ठीक, OA लंब AP, OA लंब AP तथा OB लंब BP। ये इस पे लंब हो जाएगा और ये इस पे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण बेटा 90-90 अंश के होंगे। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है कोण OAP बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश, इस प्रकार। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज APBO में, ठीक है, APBO में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो लिखिए कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360। A का मान कितना है? A का मान है हमारा 90 और P का मान पता नहीं और B का भी मान 90 है, O का मान पता नहीं, बराबर 360। 90 180 हो जाएगा। तो कोण P प्लस कोण O प्लस 180 बराबर 360। 180 को उधर भेजेंगे तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180। तो कोण O प्लस कोण P घुमा के लिख दो इसे, जो ऊपर हमने लिखा हुआ O प्लस P बराबर 180। 360 में से 180 घटाएगा तो यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अब आप। अब प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 21 का घाघड़ी, सॉरी 22 का घाघड़ी। इसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज दे रखी, पहले बनाने इसका हम चित्र। इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ ABC और ये D और यहाँ पर है हमारा O और इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लो दिया है OA और ये दिया हुआ OB इंटू का चिन्ह, ठीक है, बीच में बराबर OC इंटू OD ये दिया हुआ है। ठीक, तो लिखना सिद्ध करना नहीं लाइन से। सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे ये लिख लो OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD।
तो देखिए यहाँ पर क्या करें, गुणा वाली चीज़ बेटा भाग में चली जाती है। देखो गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है, तो यहाँ पे ये ओ ए है हमारा, ठीक है। तो ओ सी को नीचे ले आएंगे ऐसे करके, ये चीज़ नीचे, देखो ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी और बराबर क्या बचेगा, जब ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी तो बचेगा यहाँ पर ओ डी, और बटा ये ओ भी इसके नीचे चला जाएगा इस प्रकार। तो ये दो भुजाएं हमारे समानुपात में आ गई। जब किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपात में और एक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखो ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी, यानी ये वाली भुजा इसके समानुपात में है। अब ओ डी बटा ओ बी, यहाँ पे लिखा हुआ ओ डी और बटा ओ बी, तो ये वाली भुजा इसके बटे में है। अब ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए ओ डी और बराबर कोण बी ओ सी, ठीक। ये कोण कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है हमारे, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, तो नई लाइन से लिखना, इसलिए त्रिभुज ए डी ओ समरूप त्रिभुज सी बी ओ, ठीक। और किसके आधार पे हो जाएंगे ये समरूप, दो भुजाएं और एक कोण, तो एस ए एस के आधार पे हो जाएंगे समरूप। और जब प्यारे बच्चों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो कोण ए बराबर कोण सी, तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा, या कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण बी बराबर कोण डी, ठीक। ये हो गया हमारा हल, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न प्रायिकता का है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई, ठीक। थोड़ा दूसरा पेज लगा लें, फिर प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रश्न को लिख लें हम 22 का 5वां, ठीक है। हमारा प्रश्न है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता, तो प्रश्न नंबर पहला है बादशाह होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम गड्डी आपको दिखा दें एक बार, देखो बेटा ये हमारी ताश की गड्डी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, ये हमारे 52 पत्ते होते हैं, इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो आप मार्केट से 30-35 रुपये की मिलेगी, मोल ले लो और गिन के देख लीजिए। ये हमारी ताश की गड्डी है, तो इसमें 52 पत्ते हैं, ठीक। अभी ध्यान समझना। तो कुल परिणाम पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का पहला, तो कुल परिणाम यानी इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, कितने हैं, 52 पत्ते हैं, तो भाई कुल परिणाम हो जाता है हमारा। और इसका आंसर गलत दिया हुआ है पीछे, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम बराबर हो जाएगा हमारा 52। अब प्रश्न ये कह रहा है बादशाह हो, तो अब इस गड्डी में देखिए बादशाह कितने हैं। बादशाह के बना होता है, ठीक। ये हमारा गुलाम होता है, ये रानी होती है, ठीक। ये रानी होती है, ये गुलाम होता है। देखो एक बादशाह ये हो गया, हमें सिर्फ बादशाह की संख्या देखनी, एक हटाओ, इसको हटाओ, 2 ये बादशाह होता है, एक 3 एक बादशाह ये होता है, एक और होगा, ये रहा। तो ये बादशाह निकाल ली, इस गड्डी से हमने बादशाह निकाल लिए, ठीक है। चलिए समझिए, निकाले नहीं है इसी में। अगर भैया इस गड्डी में से बादशाह निकालेंगे, 4 बादशाह होते हैं, तो हमारे पत्ते कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। फिर पत्ते कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। देखो समझो, इसी में शामिल है, ठीक है। अब ये 48 बच्चे बचे हुए हैं। अब ये 4 बादशाह हैं हमारे, कितने हैं, ये 4 बादशाह हैं। इन बादशाह को इसी गड्डी में मिला देते हैं ऐसे करके, तो हमें बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बेटा अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे लिखना अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बराबर 4। ठीक है, ये पत्ते इसी गड्डी में मिले हुए 52 पत्तों में मिले हुए हैं, तो हमें बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटाएं साइड पे, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखना हमें PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 4/52, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 3 12, तो PE बराबर निकला हमारा 1/13। ठीक, ये इसका आ गया आंसर पहले का, और इसमें आंसर में गलत दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, तो 3 की जगह पे 13 कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या करा, बादशाह नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, ये प्रायिकता क्या निकली हो, बादशाह होने की प्रायिकता, ये बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, अब एक सूत्र होता है हमारा, देखो PE प्लस ये होने की प्रायिकता होती है, PE पे बार लगा, डंडा लगा दो, ये ना होने की प्रायिकता 1 होती है, यानी होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। अब प्रश्न कह रहा, पहले तो हमने प्रायिकता यानी बादशाह होने की प्रायिकता निकाली, तो इसका मान 1/13 निकला। अब प्रश्न कह रहा बादशाह ना हो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बादशाह ना हो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका मान निकालना है। तो इसका मान 1/13 है, और इसका मान हमें पता नहीं, बराबर 1। इस 13 को उधर भेजिए, बराबर 1 माइनस 1/13, इसको हल करेंगे, 13 एकन 13, 13 में से 1 चला जाएगा। ठीक, तो P ये ना होने की प्रायिकता है। ठीक, और बराबर 12/13, तो ये आ गई दोनों आंसर हमारे। तो यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 2 चालू हो गया, और प्रश्न नंबर 22 का 5वां हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, हमारे जो गड्डी में पत्ते होते हैं 52 होते हैं, तो यहाँ पे बादशाह की प्रायिकता पूछी, तो गड्डी में जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं, तो प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 है और कुल परिणाम 52 है, तो काट पीट के 1/13 आ गया। तो ये बादशाह होने की प्रायिकता है। अगले प्रश्न में पूछा है बादशाह ना होने की प्रायिकता पूछी है, तो उसके लिए सूत्र ये होता है, ये होने की प्रायिकता होती है और ये ना होने की प्रायिकता होती है, यानी ये बादशाह होने की प्रायिकता है, ये बादशाह ना होने की प्रायिकता है। तो इसका मान पूछा, तो इसका मान 1/13 निकाल चुके हैं, 1/13 को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 13 एकन 13, और 13 में से 1 घटा दिया, 12 बचा हुआ है। ठीक, ये दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच, इसमें माध्यक ज्ञात करना, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, फिर लिखा हुआ बारंबारता, और बेटा जो इसका अगला कॉलम बनेगा, पहले यहाँ बारंबारता लिख लें, 0 से 10, 1 2 3 4 5 6, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और है क्या, इतना ही है। और बारंबारता में लिखना है 5 8 20 15 7 और 5। बेटा इसके निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक, अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वाला कॉलम कैसे बनाते हैं देखिएगा आप लोग उसको। तो ये 5 है, इस 5 को ऐसे लिख लीजिए, 5 में 8 जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए 33, और 33 में थोड़ा जूम करके दिखा दें, और 33 में जोड़ेंगे 15, तो ये बन जाएगा 48, और 48 में जोड़ेंगे 7, तो ये बन जाएगा हमारा 45, 55, और 55 में जोड़ेंगे 5, तो बन जाएगा 60, और यही प्यारे बच्चों हो जाता है n का मान। किसका मान हो जाता है, n का। तो यहाँ पे लिखना में n बराबर 60, फिर नई लाइन से n/2, n का मान 60/2, तो कट जाएगा, तो कितना निकलेगा 30। अब ध्यान समझिएगा आप लोग।
देखो ये जो n बटा 2 का मान 30 निकला, तो आप ये बताइए 30 किसके बीच में आएगा भाई? ये 30 जो आएगा हमारा, ये तो 30 आएगा जो 33 के बीच में आएगा। यहाँ पर जो 30 है वो, ये जो 30 है, ये जो हमारा 30 है वो 33 के बीच में आएगा। तो इससे ऊपर वाला हो जाता CF। हमें यही देखना 30 किसके बीच में आता। 30 है हमारा 33 के बीच में, तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता। और 33 के सामने ये वाला कॉलम बन जाएगा F का, ठीक, F। और इसके सामने ये वाला मान बन जाएगा L का, L बराबर 30। ठीक, हमने मान गया, एक बार फिर समझिए। देखो पहले ये वाला मान n का होता है, ठीक है, फिर n बटा 2 निकालेंगे, n का मान 60 है तो 60 बटा 2, तो यहाँ पे 30 बचा हुआ। 30 किसके बीच में है? 30 है 33 के बीच में। तो इसके ऊपर वाला यानी इसके ऊपर 13 है ना, 13 के सामने CF लिख देंगे और फिर 33 के सामने F लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो एक ये हमारी निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है, तो L का मान हो जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पे मान तो सब निकाल लिए। अब यहाँ पे कितने का अंतर है? वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो H बराबर 10 कर लीजिए, H बराबर 10। अब यहाँ पे लगाएंगे इसका सूत्र। तो इसका जो सूत्र है माध्यक, क्या निकालना? माध्यक निकालना है ना, माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। बेटा ये सूत्र होता है माध्यक का। हमारा मान लगा दीजिए। तो L का मान 20 है प्लस n बटा 2 का मान 30 है और CF का मान 13 है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ 13 बटा, और F का मान 20 है गुणा, और H का मान 10 है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये बनेगा 20 और प्लस, तो यहाँ पे 7 बटा 20 और गुणा 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा हमारा 20 प्लस 7 बटा 2, तो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 23.5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर गलत घटा दिया। तो यहाँ पे 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 बचेगा यार। 17 यहाँ करिए और 17 यहाँ करिए। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 8.5 बार जाएगा, ठीक है, 8.5। और जब इसमें जोड़ेंगे तो 28.5 आएगा निकल के। ठीक, थोड़ा सुधार कर लीजिए अगर आपने गलती कर ली हो। ठीक है, इतना अब सही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद 4 चम्मच के बाद चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 23। उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, समीकरण दिए से हल करना है। 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। 4 को उधर भेजिए। 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारा है 9x बराबर 2y और प्लस का 7, और 2y इधर ले आइए। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1, 2 को हल करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे। यहाँ 5 है, 5 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा 2 में 5 का गुणा, 2 में 5 का गुणा हल करिए। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करिए तो ये 6x हो जाएगा माइनस का 10y बराबर 8। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 45x हो जाएगा माइनस का 10y और बराबर 35। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो 45 में से जाएंगे 6 तो माइनस का 39 बचेगा बराबर।
यहाँ पे 100 लगा लीजिए। अब 35 में से 8 जाएंगे तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 15, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा, 27। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 39 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर 27/39। अब यहाँ पे 3 से काटिए, 3 नियम 27 और 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर निकला 9/13। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दीजिए। यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमने ये वाला मान निकाला है 9/13 1 में लगाएंगे, ठीक। और एक समीकरण कौन सा हमारा ये है, तो यहाँ पर लिखना 3 गुणा 9/13 माइनस 5/22 और बराबर 4, इस प्रकार। तो 9 × 27/13 माइनस 5/22 बराबर 4। अब एक काम करो, 5/22 को उधर ले जाओ, 4 को उधर ले आओ, 27 माइनस 13 और माइनस का 4 बराबर 5/22, इस प्रकार। इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 27 माइनस 13 चौकू 52 और बटा 13 और बराबर 5/22। अब 52 में से 27 घटा देना, 52 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे रह गए कितने, 4, और 4 में से 2 गया 2 बटा 13, और ये माइनस का बचेगा हमारा, और बराबर 5/22, ठीक है। 5 एकन 5, 5 25, तो 22 बराबर निकलेगा हमारा माइनस का 5/13। यही हो गया प्रश्न का हल, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, इसका आंसर मैच कर लें एक बार हम। हाँ ठीक, आंसर सही निकला हमारा। अब इसके बाद इसका अथवा, उसको भी देख लीजिए आप, अथवा कैसे हल करेंगे। तो आप देख लीजिए 23 का अथवा, तो 23 का अथवा कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक x, y करिए, तथा धाई का अंक x है। माना इकाई का अंक y और धाई का अंक x है, तो नई लाइन से संख्या बराबर होगी हमारी, संख्या बराबर होगी 10x + y, ठीक है। और देखो लास्ट में प्रश्न ये कह रहा है अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, यानी x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब शुरुआत में देखिए प्रश्न कह रहा है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। देखो पहले तो ये संख्या लिखिए 10x + y, ठीक है। अब इसके अंकों को पलटिए, जब इसके अंक पलटेंगे तो ये 10y + x और इन दोनों का योग 66 है, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 11y और बराबर 66। तो 11 जो कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर 66, 11 एकन 11, 11 छक्का 66, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो जो पहला समीकरण है हमारा उसको लिख लीजिए, x - y बराबर 2 और x + y बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
एक लकीर करेंगे और इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, बाई से बाई कट जाएगा, तो एक्स एक्स 2x बराबर ये 8 हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौको 8, तो x बराबर 4। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक। आगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो x बराबर 4 है, तो कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, तो 4 + y बराबर 6, 4 को उधर भेजो तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 4 और y बराबर हो जाएगा 2। अब निकालनी है हमें संख्या, तो नई लाइन से लिख देना संख्या बराबर 10x + y, तो x का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे 10 × 4, y का मान 2 है तो यहाँ पे 2, तो 40 + 2, तो संख्या कितनी निकली 42। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कर लो भाई जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 24, उसको देख लीजिए। इसको हटा दें अब। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा पाद के अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। चलिए समझिए, एक बार प्रश्न को फिर पढ़ेंगे। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। चलिए समझिए, देखो बेटा, ये हमारी सड़क है और ये हमारा मंदिर है, ठीक है। और सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर, एक मिनट, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से, यानी मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। हाँ ठीक, तो भवन थोड़ा ऊंचा होगा हमारा इस प्रकार। तो बेटा ये हमारा मंदिर है, ये भवन है। तो प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम इस प्रकार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश है। तो यहाँ पे 30 अंश लिखेंगे। फिर प्रश्न आई कह रहा है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश, और इसको मिलाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके ये कोण कितने का होगा 45 का होगा, तो ये भी हमारा 45 का होगा। चित्र बनके हो गया तैयार। तो आप लिख लो A B C D और ये E। ये हमारा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो जब इसकी 15 है तो ये भी 15 होगी। ये वाली H कर लो, तो ये X कर लो और ये X कर लो, ठीक। चलिए समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना AE एक मंदिर, कामा BD एक भवन है, ठीक। और लिखना चाहो देख दो AB एक सड़क है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज EAB में tan 45 लंब बटा आधार 15/x है। तो tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर 15/x। इसके नीचे 1 कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 15 मीटर। यानी ये वाली दूरी कितनी निकली 15 मीटर निकली है। अब आगे लिखना हमें समकोण त्रिभुज। अब ये बड़ा त्रिभुज लेंगे ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में tan 30, तो ये H/x हो जाएगा हमारा, ठीक है। tan 30 है, लंब बटा आधार हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 बराबर
एच और इस एक्स का मान 15, तो 15 लगा दीजिए, गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा बराबर 15। √3 का भाग लगाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 15/√3। अब यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15/3, फिर √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा, 3 × 3 3 × 5 15। तो एच का जो मान निकलेगा 5√3 मीटर। लेकिन बेटा जो हमसे मान पूछा गया है भवन का मान पूछा गया, भवन हमारा क्या है, भवन यही तो BD, इसका मान पूछा, तो नई लाइन से लिखना है हमें भवन BD की ऊंचाई, भवन BD की ऊंचाई बराबर कितनी है, h + 15 है। तो h का मान कितना है, ये अभी निकाला था हमने, देखो h का मान ये है, तो 5√3 और +15, और चाहो तो इसमें आप 5 कामन भी ले सकते हो। जब 5 कामन लेंगे तो √3 + 3, ये इसका आंसर आ गया मीटर। मिला हुआ आंसर क्या दे रहा है, ठीक यही है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसका 24 का अथवा देख लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी भाई रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और प्रत्येक बच्चा कमेंट में जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 24 का अथवा चलेगा, उसको देख लीजिए आप। चौबीस का अथवा कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी भवन के शीर्ष से, तो भवन छोटा होगा मीनार बड़ी होगी, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक, अच्छी बात है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। चलिए समझ, चित्र बिल्कुल इसी की तरह बनेगा जो अभी मैंने बनाया था। देखो ये बेटा एक समतल तल है, ये हमारी एक मीनार है और ये एक भवन है। तो प्रश्न कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितने का है, 60 अंश का। तो इसको पहले इतना मिला दें 60 अंश। फिर इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, तो ये 45 का होगा और ये भी हमारा 45 का होगा। तो भाई चित्र बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नाम लिखेंगे इसके अब हम ABCDE। ये वाली दूरी x है तो ये वाली भी दूरी हमारी x होगी। अब यहाँ पे भवन की ऊंचाई क्या दे रहा है, कुछ दे रहा नहीं दे रहा, हाँ मीनार की ऊंचाई, ये बेटा मीनार की ऊंचाई दे रहा पूरी, ये हमारी कितने 40 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब समझिएगा भैया, जब ये 40 है तो ये वाली भुजा हमने h मान ली। ठीक, जब h मानिए तो ये कितनी होगी, ये भी h होगी, और ये कितनी होगी, ये होगी 40 - h, इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AE एक भवन तथा BD एक मीनार है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमें ये वाला लेना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हमें इस h का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज EAB में, तो यहाँ पे लगा दीजिए tan 45 लंब बटा आधार, तो h/x, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर h/x कैसे गुणा करिए, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा h मीटर। ठीक है, इतना। फिर अब क्या करना है, अब लेना समकोण त्रिभुज ECD में।
समकोण त्रिभुज ECD में tan 60 तो 40 माइनस h बटा x। tan 60 का मान √3 होता है, 40 माइनस x का मान कितना h है, तो यहाँ पे h लगा दीजिए, h गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो √3h बराबर 40 माइनस h। तो अब एक काम और करिए भाई, h को ले आइए, √3h ये प्लस का h हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और +1 बराबर 40। अब इसका भाग लग जाएगा तो h बराबर 40 बटा √3 + 1। अब इसका यहाँ पर में कर देंगे तो √3 - 1 और √3 - 1 तो हो जाएगा 40 √3 - 1। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो √3 का वर्ग और -1 का वर्ग, तो नहीं ला सकना, h बराबर 40 √3 - 1। अब यहाँ पे इस 2 से √ चला जाएगा तो ये बचेगा 3 - 1, तो h बराबर 40 √3 - 1 और बटा 2, 2 × 1 = 2, तो ये 20 और भैया 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा तो हो जाएगा 20 √3 - 1। बेटा यही आंसर आ गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। अब प्रश्न नंबर चलेगा हमारा यहाँ से 25, उसको देख लीजिए आप 25 नंबर कैसे करते हैं हम। अब हमारा होगा प्रश्न नंबर 25। ठीक है, इसको हटाएं। 25 नंबर देखिए, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ तथा शंकु का बगपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाना हमें एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर रखना एक शंकु, इसके ऊपर रखना एक शंकु में। ठीक है, तो बेटा चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे करके, तो ये हमारी शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, जिसे L से लिखते हैं। तो ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या समान होगी। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए अर्धगोले तथा शंकु की, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या समान है। अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या समान है। ठीक, सही लिखना, समान है। इस प्रकार अब यहाँ प्रश्न ये कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल यानी बगपृष्ठ समान है। तो शंकु का बगपृष्ठ क्या होता है? शंकु का बगपृष्ठ है हमारा πr_l, ये शंकु का बगपृष्ठ हो गया। और अर्धगोले का बगपृष्ठ है 2πr²। प्रश्न ये कह रहा है ना शंकु का बगपृष्ठ और अर्धगोले का बगपृष्ठ बराबर, तो वही तो काम कर दिया हमने। शंकु का बगपृष्ठ बराबर अर्धगोले का बगपृष्ठ। चाहो तो आप हिंदी लिख लीजिए, फिर बाद में सूत्र लगाइए। बात एक ही है, पाई से पाई हटा दो, एक आर से एक आर हटा दो, तो यहाँ पे बचा हुआ L बराबर 2r बचा हुआ है। और निकालना है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी r/h बराबर निकालना है हमें, ये ज्ञात करना है इसमें। चलिए समझिए, तो आपने एक सूत्र देखा होगा, पहले इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये L² और ये हो जाएगा 4r²। इतना
इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो एक सूत्र होता है हमारा, अगर आपको याद हो तो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इस प्रकार इस r को उधर भेजेंगे, तो जब इस r को उधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर। इस प्रकार तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 3r स्क्वायर बचेगा। तो पहले इसको लिख लो, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गुणा में 1 लगा सकते हैं, तो ये एच स्क्वायर आएगा इसके नीचे और ये 3 पहुँचेगा 1 के नीचे, तो ये कुछ ये बन जाएगा r स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर 1/3। इस प्रकार अब यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखेंगे r बटा एच घात 2 बराबर 1/3। और इसका आंसर प्रश्न में गलत दिया हुआ, ठीक, उत्तरमाला में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब इधर से घात हटाएंगे तो इधर अंडर लग जाएगा, इधर से हटाएंगे घात तो लग जाएगा अंडर रूट। तो r बटा एच बराबर हो जाएगा 1/3 और बेटा ये हो गया अंडर रूट, और 1 पे अंडर रूट लगाते नहीं है क्योंकि अंडर रूट 1 का मान 1 होता है। तो r बटा एच बराबर निकलेगा 1/√3। ठीक है, फिर नई लाइन से या करके लिख देना हमें, या अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो r अनुपात एच बराबर 1/√3। और बेटा थोड़ा इसका आंसर गलत है, तो इसका आंसर 1/√3 होगा। तो ये हमारा प्रश्न हो गया हल। अब इसके बाद चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 25 का, अथवा उसको भी देख लीजिए कैसे हल करते हैं उसको। हम एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए समझिए। अब इसके बाद है हमारा 25 का अथवा। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, लिख लो भैया आर का मान 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करता है। तो थीटा बराबर लिख लीजिए 60 अंश। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता क्या सवाल या नेक्स्ट दे दिया, बताओ 6 नंबर में नेक्स्ट सवाल दे दिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बताओ नेक्स्ट सवाल है ये यार। पाई का मान लगा देना 22/7, तो देखो 22/7 ऐसे करके, आर का मान 21 और गुणा 21 और थीटा का मान 60 लगा दीजिए बटा 360। 60 एकन 60, 60 छक्का इतना हो जाएगा, 7 एकन 7 और 7 3 21, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब बचा हुआ है हमारा यहाँ पर 11 गुणा 21, हल्का दीजिए। तो 11 एकन 11, यहाँ से लगी 1, 11 दूनी 22 और 1 23 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बस, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में प्रत्येक बच्चा बताएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।